हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं कुमार आनंद हमारी पेरिस यूट्यूब चैनल और हमारी पेरिस क्लास कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश पे आप लोगों का स्वागत किया जाता है। और एज़ यूजुअल मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप अपने आसपास सफाई रखें, सुरक्षित रहें, बड़ों का सम्मान करें और छोटों को ढेर सारा प्यार दें। और इन्हीं प्यारी बातों के साथ हम लोग अपने पैटर्न पे चले आते हैं। और हमारा जो क्लास रन हो रहा है वह क्लास हो रहा है सिंटैक्स, जिसे दूसरे नाम से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से हम लोग भी जानते हैं, जिसकी 2 क्लासेस हो गई हैं। और 2 क्लासेस में हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, जिसमें से पहली क्लास में मैंने आपको ये बताया था नाउन और प्रोनाउन किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं और किस प्रकार से वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। दूसरी क्लास में हमने ये सीखा था कि नाउन जो वास्तव में किसी वाक्य का सब्जेक्ट जब बनता है वह सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। फिर हमने देखा कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन के अलावे यानी नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए कि नाउन बार बार नहीं आ पाए, इसके लिए एक नया चीज़ रखा गया है जिसे हम लोग जानते हैं प्रोनाउन के नाम से। और ये भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। यानी कहा जाए तो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बन सकता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बन सकता है, जो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ये तो थी सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद हमने देखा वर्ब की बात। तो वर्ब में हमने देखा कि वर्ब सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकती हैं, जिसकी क्लास हम कर चुके हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कभी किसी बात का यदि एग्रीमेंट किया जाता है तो एग्रीमेंट करने से पहले हमें दोनों पक्षों को समझना पड़ता है कि दोनों पहले क्या हैं, बाद में एग्रीमेंट तैयार होता है। तो हम सब्जेक्ट और वर्ब तो सीख चुके हैं, अब हमें समझना है उस एग्रीमेंट को जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उस एग्रीमेंट की ओर हम लोग ध्यान दे देते हैं। तो एग्रीमेंट की ओर समझते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का एग्रीमेंट हमारे पास होते हैं सब्जेक्ट वर्ब के लिए। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बताना यह है जो कि आप पहले से भी जान रहे हैं कि किसी भी वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। यदि एक सेंटेंस है तो नॉर्मली उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। और हमने पिछली क्लासेस में ये सीखा है कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन या नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन हो सकता है। किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। और फिर हमने आगे ये देखा कि नाउन हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, प्रोनाउन हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो एक तरह से यदि सोचें कि नाउन सिंगुलर हो सकता है, नाउन प्लूरल हो सकता है, प्रोनाउन सिंगुलर हो सकता है, प्रोनाउन प्लूरल हो सकता है, और ये दोनों रिप्रेजेंट किसे कर जाते हैं, सब्जेक्ट को। तो इस तरह से हम समझें तो हमारा जो सब्जेक्ट है वह 2 कैटेगरी में बढ़ सकता है। एक हो सकता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर और एक हो सकता है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल। बात को समझ रहे हैं। सब्जेक्ट के जगह पे हम लोग नाउन या प्रोनाउन रख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। फिर हम लोग यह देखते हैं प्रोनाउन सिंगुलर भी होता है, प्रोनाउन प्लूरल भी होता है। तो इस बेसिक फंडामेंटल से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही हो सकता है और प्लूरल दोनों हो सकता है। तो ये तो हमने समझा है सब्जेक्ट के बारे में। वर्ब के बारे में हमने क्या समझा? तो वर्ब के बारे में समझने को ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना आप कह सकते हैं कि हमारे लिए जो वर्ब है यह भी सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी में आ सकते हैं। यानी यह भी सिंगुलर हो सकता है और यह भी क्या हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको ये समझा दिया था। तो सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, वर्ब सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं। अब इससे क्या पता चल रहा है, तो जरा खुद से सोच के देखिए। यदि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच यदि किसी प्रकार के एग्रीमेंट को यदि होना है और हमें यह जानकारी मिली है कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब सिंगुलर वर्ब प्लूरल, और इसके बीच का एक एग्रीमेंट होना है, यानी अब इस दोनों के बीच एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट। अब इस पे सोचें एग्रीमेंट क्या हो सकता है मूलतः। और हम लोग जो मेनली हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है। तो एक तरह से यदि आप देखना चाहें, यदि हमारे पास स्केल हो, स्केल SCALE, स्केल का मतलब होता है तराजू। वो मेजरमेंट वाले स्केल की यहाँ बात नहीं की जा रही है, तराजू की बात की जा रही है। यदि एक तराजू है
तो यदि आपको तराजू को बैलेंस करना है, तराजू क्या करना है, बैलेंस करना है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि यदि कभी मान लेते हैं कि यदि इधर 2 केजी का कोई वस्तु रखा गया है तो दूसरी तरफ क्या है 2 केजी का कोई मेजरमेंट करने वाला रखा जाता है, चाहे वो कोई लोहा का होता है, कोई मेजरमेंट करके अलग अलग प्रकार के आते हैं। यानी यदि आप 2 केजी का इधर सेब रखें, मतलब 2 केजी यदि आप इधर सेब रखते हैं तो सेम टू सेम आपको 2 केजी का कोई वजन वाला कोई वस्तु रखना पड़ेगा, तभी तो वो मेजरमेंट इक्वल आएगा। यानी यदि आपको स्केल को इक्वल रखना है, बैलेंस रखना है, तो जितना वजन इधर आना चाहिए उतना ही वजन इधर भी आना चाहिए। यानी दोनों तरफ के वजन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यदि आपको स्केल का जो एग्रीमेंट है दोनों लेफ्ट और राइट साइड के बीच, उसको यदि आपको बैलेंस करना हो तो बिल्कुल समझ रहे हैं। और हम जो सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ रहे हैं, हमें यही समझना है कि हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड में एक तरफ सब्जेक्ट है, एक तरफ आपका वर्ब है, और हमें इसको बैलेंस रखना है ताकि सेंटेंस का फॉर्मेट सही से तैयार हो सके और सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग सही तरह से सीख सकें। यानी कि हमें क्या करना है, एक तरफ सब्जेक्ट है, एक तरफ वर्ब है, और इसको हमें क्या करना है, बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखने के लिए आपको इक्वल लेकर चलना पड़ेगा। अब इक्वल का मतलब क्या होगा, सो समझ लेते हैं। इक्वल का मतलब ये होता है यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसको आप मैच करवाएं वर्ब सिंगुलर के साथ। यानी इधर यदि सिंगुलर है, यदि लेफ्ट साइड में या राइट साइड माना जाए सिंगुलर है, तो आपको उसके अपोजिट साइड में भी आपको सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा, तभी ना बैलेंस होगा। कि सिंगुलर के इक्वल में क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। फिर समझिए, यदि हमें उस स्केल को इक्वल करना है तो दोनों तरफ के हमें वस्तुओं को इक्वल रखना पड़ेगा। यानी यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर रखिए, जिससे आपका एग्रीमेंट बैलेंस बना रह सके। इसीलिए कहा जाता है, और ये क्या कहा जाता है सो समझिए, जो हम पॉइंट फर्स्ट में समझ रहे हैं, पॉइंट फर्स्ट में हमें समझ में ये आया कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इसका एग्रीमेंट यह कहता है, और वो एग्रीमेंट यह बनेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अब वर्ब भी सिंगुलर ही रखें। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी आप क्या रखें, सिंगुलर ही रखें। ये हमारा पहला एग्रीमेंट हुआ, जिसे हम पॉइंट फर्स्ट से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा पहला एग्रीमेंट क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर जब होता है तो वर्ब सिंगुलर के साथ ही सहमत होगा। कहने का मतलब ये हुआ हमारा A singular subject takes a singular verb. A singular subject takes a singular verb, यानी कि सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो वो वर्ब भी कैसा लेता है, सिंगुलर लेता है। ये हमारा पहला एग्रीमेंट हुआ, ताकि एग्रीमेंट हमारा बैलेंस बना रह सके। अब एक और चीज़ है कि सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो जाए तो वर्ब क्या होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो इसको प्लूरल वर्ब के साथ रखें, क्योंकि हमें एग्रीमेंट को बैलेंस रखना है। हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो एग्रीमेंट है उसे में बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखेंगे कैसे, तो बैलेंस इस प्रकार से रखेंगे कि यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल दीजिए। बात को समझे, फिर समझिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रखें, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या रखें, प्लूरल रखें, ताकि एग्रीमेंट हमारा बैलेंस रह सके और इक्वल रह सके। तो हमारा जो पॉइंट सेकंड समझ में आया, यानी हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट तैयार हुआ, वह हमारा तैयार होता है कि एक तरफ सब्जेक्ट रहेगा, एक तरफ वर्ब रहेगा, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल रखा जाए और इसके बीच के यदि एग्रीमेंट को यदि ध्यान दिया जाए कि एग्रीमेंट क्या कहता है, ताकि बैलेंस करना है, तो सीधा सा नियम है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आप प्लूरल ही दीजिए। यही हमारा क्या कहेगा, एग्रीमेंट कहेगा, और कुछ नहीं। यानी कि इसको यदि लैंग्वेज में मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, ये हमारा अगला एग्रीमेंट हुआ। तो ये दो एग्रीमेंट हैं, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच यही दो एग्रीमेंट रखे गए हैं, ताकि एग्रीमेंट बैलेंस रखा जा सके कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या रहेगा,
प्लूरल ही रहेगा। अब इसी को हमें पूरे जितने भी हो सकते हैं सबको हमें समझने हैं कि हमें बस इतना कोशिश रखना है कि कभी भी यह एग्रीमेंट टूटे ना। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कभी भी इस एग्रीमेंट को जितना ज़्यादा हो सके हमें बचा कर रखना है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर दो, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या रखो, प्लूरल रखो। और इसको हम हद तक कोशिश करेंगे कि इसको बचा कर रखा जा सके। इसको क्या करेंगे, बचा कर रखेंगे कि इस एग्रीमेंट को तोड़ा ना जा सके। अब हम तो ये समझ गए, अब क्या क्या हो सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स यदि नोट कर ले तो बेहतरीन रहेगा। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। राम डैश डन वेल इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। और इसका यदि मैं ऑप्शन लिख दूं तो हैज़ और हैव। साथ साथ कॉपी करते जाइएगा और समझते भी जाइएगा, क्योंकि जनरली अब ये चीज़ हम समझ चुके हैं। तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं। ही डैश डन वेल इन द एग्जामिनेशन। इसका भी ऑप्शन सेम है, हैज़ और हैव। नंबर सी, राम एंड महादेव डैश डन वेल इन द एग्जामिनेशन। और ऑप्शन की यदि बात करें तो हैज़ और हैव। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि राम डैश डन वेल इन द एग्जामिनेशन, ऑप्शन है हैज़ और हैव। ही डैश डन वेल इन द एग्जामिनेशन, ऑप्शन हैज़ और हैव। राम एंड महादेव डैश डन वेल इन द एग्जामिनेशन, हैज़ और हैव। यानी कि आपका सब्जेक्ट यहाँ मौजूद है राम, यहाँ सब्जेक्ट मौजूद है ही, और यहाँ सब्जेक्ट मौजूद है राम एंड महादेव। तो ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, इसे भी सब्जेक्ट कहें, बिल्कुल सही, यह भी हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब हमें सब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है हैज़ और हैव, हैज़ और हैव, हैज़ और हैव। एग्रीमेंट ये कहता है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाएं, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या लगाएं, प्लूरल। बस हमें इसी एग्रीमेंट को कायम रखना है कि इस एग्रीमेंट को हमें टूटने नहीं देना है। इससे ज़्यादा हमें पूरे सिंटेक्स में करना नहीं। चाहे किसी प्रकार से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट छुपा हुआ हो या एक के बाद एक कोई सब्जेक्ट हो, कहीं भी सब्जेक्ट हो, बस हमें सब्जेक्ट ढूंढना है और यह देखना है कि वह सिंगुलर फॉर्म है कि प्लूरल फॉर्म है, और जैसा हमें वर्ब लगा देना है। बस इस एग्रीमेंट को टूटने नहीं देना है, आपके सिंटेक्स इसी पे निपट जाएंगे। बात को समझ रहे हैं। तो अब हमें जो पढ़ना है, हम सब्जेक्ट और वर्ब समझ चुके हैं, बस एग्रीमेंट को एक एक करके पढ़ना कि एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, और जो जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ जाएगा उसको फॉलो करना है हमें। बात समझे? तो उसी एग्रीमेंट को हमें देखना है, और वह एग्रीमेंट हमें रूल के बेसिस पे नहीं देखने हैं, हमें देखने हैं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, जो आपके अगले क्लास से होने शुरू हो जाएंगे, जो मेन रूप से होते हैं। ऐसे तो कोशिश रहेगी कि आज ही शुरू कर दिया जाए, और शुरू हो भी चुका है कुछ कुछ, बस कल से मेन आपका स्टार्ट हो जाएगा। और देखिएगा कल से कि किस प्रकार से रूल्स के एक एक करके धज्जियाँ उड़ाया जाता है, कि आपकी मैं जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि एक कॉन्सेप्ट बराबर 20 रूल्स, यानी आपको 20 रूल्स जो याद करने होते हैं उसको आप एक झटके में हटाकर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे सीख सकते हैं। बात को समझें? और तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि हमें ज़्यादा कठिनाई ना हो, और इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर हम इजी वे में सीख सकें, सीखते रहें, यही हमारी कोशिश रहेगी। बात को समझे? तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखा जाए राम सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के रूप में नाउन आ सकता है या प्रोनाउन, यहाँ आया हुआ है नाउन, और यह जो राम है यह सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि हमें यह पता चला कि हमारा जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर फॉर्म में। और ज़रा मुझे ये बताएं कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब किस फॉर्म में दीजिएगा? वर्ब सिंगुलर फॉर्म में दीजिएगा या प्लूरल फॉर्म में दीजिएगा? याद कीजिए तेजी से, अभी तुरंत समझाया गया है। तो बिल्कुल सही आपने ये कहा कि सर सिंगुलर होगा। अब हमें देखना है हैज़ और हैव में सिंगुलर कौन है। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया था पिछले क्लास में कि यदि वर्ब हो और वर्ब के लास्ट में यदि एस लगा हुआ हो तो समझ जाएगा वह सिंगुलर है, यानी कि हैज़ सिंगुलर है और हैव प्लूरल है।
अब एग्रीमेंट यह कहता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर, यानी कि एग्रीमेंट मैच करेगा इसके साथ। बात को समझे, यानी कि आपको राम के साथ क्या लगाना है, हैज। अब हमारा एग्रीमेंट टूटा नहीं अभी तक। एग्रीमेंट ये था कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, और हमने वो दे दिया। तो एग्रीमेंट चूंकि टूटा नहीं है तो हमारा सेंटेंस भी टूटा नहीं है, और हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। यहाँ ऑप्शन में हैज क्लिक होगा। ठीक है, चलिए अब अगला आ जाते हैं कि ही सब्जेक्ट है, और यह नाम तो है नहीं लेकिन यह प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन हो सकता है। अब प्रोनाउन में भी हमें देखना है कि यह सिंगुलर प्रोनाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है। तो चलिए, ही जो है किसी एक लड़के को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यह सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो अब इसके लिए वर्ब का एग्रीमेंट देखेंगे। तो वर्ब हम देख रहे हैं फिर से, हैज़ जो कि सिंगुलर है और हैव जो कि प्लूरल है। तो एग्रीमेंट यह कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट को ले जाओ सिंगुलर वर्ब के पास, यानी कि हमें क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। तो यहाँ क्लिक करें हम लोग हैज़। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन था, राम डैश डन वेल द एग्जामिनेशन, उसमें हमने क्लिक किया हैज़, तो सेंटेंस हमारा बना राम हैज़ डन वेल इन द एग्जामिनेशन। दूसरा हमारा सेंटेंस है ही डैश डन वेल इन द एग्जामिनेशन, तो उसमें भी हमने देखा कि सब्जेक्ट हमारा ही जो कि प्रोनाउन है वह सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब भी हम किस फॉर्म में देंगे, सिंगुलर फॉर्म में ही देंगे, जिस वजह से हमारा वर्ब क्लिक होता है हैज़। तो सेंटेंस हमारा बनता है ही हैज़ डन वेल इन द एग्जामिनेशन। बिल्कुल सही। आगे आ जाते हैं, देखिए तो लास्ट वाला खुद से ट्राई करके देखिए, मैं आपको मौका देता हूँ, मैं यहीं पर हूँ। सोच समझ के आराम से क्लिक कीजिए। सेंटेंस में एक बार फिर से पढ़ देता हूँ और आप लोग बनाते रहें। मैं समझा भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, और आप खुद से भी बनाने का कोशिश करें। राम एंड महादेव डैश डन वेल इन द एग्जामिनेशन। ऑप्शन है आपके पास हैज़ और हैव। राम भी नाउन है, महादेव भी नाउन है, जो कि सब्जेक्ट बन सकता है। तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। अब आप ये क्लिक करें कि यह सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अब जैसा हो वैसा उसका वर्ब चुने, हैज़ और हैव। चलिए तेजी से देखिए, फिर मैं आगे मूव करूंगा। समझदारी से जवाब दीजिएगा, हैज़ होगा कि हैव होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ यदि सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ सब्जेक्ट में एक नाम नहीं दो नाम मौजूद हैं, राम और महादेव। तो राम अकेला यदि रहता तो सिंगुलर होता, महादेव अकेला रहता तो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ राम और महादेव दो मैन की बात की जा रही है, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। यानी कि एक से ज़्यादा है तो ये प्लूरल हो गया। तो यानी सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास नाउन तो है, लेकिन यह हमारा जो सब्जेक्ट है यह प्लूरल फॉर्म में मौजूद है। तो यदि हैज़ और हैव से क्लिक कीजिएगा तो हैव जो वर्ब है वही आपका प्लूरल हो सकता है। यानी कि आपका जो मैच करेगा सब्जेक्ट और वर्ब वह एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जाएगा प्लूरल यानी हैव के साथ। तो यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे हैव। बिल्कुल सही। राम एंड महादेव प्लूरल होने की वजह से इसके साथ वर्ब जो आया है वो हैव आया है। तो सेंटेंस हमारा पूरा कंप्लीट यह बनता है कि राम एंड महादेव हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। बिल्कुल सही। तो हमारा यह एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट को हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझ चुके हैं और अब हम आगे मूव करेंगे। एक बार इसे कॉपी कर लें या वीडियो पॉज करके पूरा स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। मैं वीडियो के फ्रेम से बाहर हो रहा हूँ, तो चलिए एक बार कॉपी कर लीजिए ताकि बाद में भी आप लिख सकते हैं। चलिए इसे मिटा देता हूं, सबको हो गया हमारा सब कुछ। चलिए आगे। तो इसी तरह से बस धीरे धीरे क्लास को देखते रहें और समझते रहें। आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इजी बनाने का काम मेरा रहेगा। बस आप अपने आप को मजबूत रखें, अपने आप को मोटिवेट रखें,
हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव दिमाग में आने नहीं दें और हमेशा किसी भी काम करने के लिए ट्राई करते रहें। कोशिश करना ना मत छोड़िए। यदि किसी इंसान ने कोशिश करना छोड़ दिया तब तो समझिए वह इस धरती पर रहने के लायक ही नहीं है, क्योंकि हमें तो हमेशा लाइफ में हर रोज़ उठते हैं कुछ ना कुछ सोच कर, कुछ ना कुछ कोशिश करना है, कुछ ना कुछ अचीव करना है। आज के दिन को किस प्रकार से बेहतर बना सके और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या काम कर सके, कुछ गलती ना हो, यह हम दुआ करें, बस यही सब चीज़ है। और पढ़ाई तो आराम से चलते रहना है, ये तो टेंशन से कभी हो ही नहीं सकता। और ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कभी प्रेशर नहीं होता है। कभी भी यदि सोचिएगा आप प्रेशर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आप अच्छे नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रेशर से कोई भी चीज़ अच्छा हो ही नहीं सकता है। आप जब किसी को इंडिपेंडेंट छोड़ते हैं, आप किसी को फ्रीडम देते हैं और फ्रीडम देने के बाद वह जिस ओर जाना चाहता है उसको उस ओर जाने दे, बस उसको यह एहसास रहे कि वह सही ओर दिशा में जा रहा है। यदि वह कभी गलत दिशा में चला गया तो फिर दिक्कत होगी। और देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि लाइफ में हर कोई इंसान कभी ना कभी किसी गलत दिशा में चला जाता है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि ईश्वर यही चाहते होंगे कि आप कुछ इस गलती से कुछ सीख जाएं, क्योंकि लाइफ में जो चीज़ होता है एज यूजुअल उसे पॉजिटिव ही लें, निगेटिव लेने से फ़ायदा भी नहीं है। तो लाइफ में जो भी चीज़ हो, यदि आप अच्छा करते हैं उसके बारे में भी सोचें कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिस वजह से मुझे पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा मिले हैं। और यदि कभी लाइफ में कुछ करने गए लेकिन वो निगेटिव वे में हो गया तो कोई बात नहीं, उसको सुधारने की कोशिश करें और उससे जो भी आपको लर्निंग मिल सकती है, सीख मिल सकती है, उसको गेन करें और आगे लाइफ में वैसा ना हो इसके लिए मोटिवेट रहें। इस प्रकार से करते रहें। और आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट तरफ चलते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं नोट करा देना चाहता हूं, क्योंकि अब सारे इंट्रोडक्शन मैं समाप्त कर रहा हूं, अब ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होगा और बचा भी नहीं है। अब हमें जितना जल्दी हो सके हमें उस एग्रीमेंट पे आ जाना है कि सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट में क्या क्या रखा गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, एक बार इसे नोट करके अच्छी तरीके से रख लें, प्रोनाउन की बात। नाउन तो एज यूजुअल जानते हैं, बच्चे प्रोनाउन में थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि प्रोनाउन हम जानते हैं कि यह सिंगुलर हो सकता है। तो यदि यह सिंगुलर हो सकता है तो कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन हैं, तो जरा सोचिए कि कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन हैं जो सिंगुलर फॉर्म में नज़र आ जाते हैं। सोचिए। चलिए, तो ऐसे जो प्रोनाउन है सिंगुलर फॉर्म में, जनरली यदि किसी बच्चे से पूछा जाए तो ही, सी, इट, इसे बच्चे कह देते हैं ही, सी, इट, इसे सिंगुलर कह देते हैं। बिल्कुल सही है। और भी प्रोनाउन है जो सिंगुलर हो सकते हैं, इमेजिन करें, क्या और भी ढेरों सारे प्रोनाउन हैं जो सिंगुलर हो सकते हैं, या इतना ही रखा जाए? तो ज़्यादातर बच्चे यदि किसी से प्रोनाउन पूछिएगा तो सिंगुलर में तो ही, सी, इट करके ही रह जाते हैं। अब दिक्कत क्या है कि उन्होंने प्रोनाउन सही तरीके से पढ़ा नहीं है, या उन्हें सही तरह से पढ़ाया नहीं गया, या उन्हें पढ़ाया गया तो उन्होंने सही से ध्यान नहीं दिया है, या प्रोनाउन का उन्होंने उस ब्रॉड एरिया को भी जानने की कोशिश नहीं किए हैं कि प्रोनाउन कितना फैला हुआ है। तो फैला हुआ ध्यान रखिए क्या क्या है। ही, सी, इट की बात करें, इसके अलावा बहुत हैं। दिस, दैट प्रोनाउन है, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनी, ध्यान रखेगा, ये सब क्या है, प्रोनाउन के कैटेगरी में आते हैं। ही, सी, इट, दिस, दैट, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनी। और कुछ हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, आइदर, नाइदर, नन, इस तरह के ढेरों सारे हो सकते हैं प्रोनाउन। जनरली ध्यान रखिएगा ये सब प्रोनाउन सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल तब होते हैं जब वह किस प्रोनाउन को रिप्लेस कर रहे हैं वह हो सकते हैं। तो उसमें तो हम देखेंगे ही, फिलहाल जनरली इस बात को थोड़ा और ध्यान रखिएगा कि ये सब यदि देखें तो अप्रॉक्सीमेट इसे मान के चलेगा कि ये सब आपके सिंगुलर फॉर्म में ही नज़र आते हैं। इस सब चीज़ को गौर करके रखिएगा। समथिंग, एवरीथिंग, डॉट डॉट डॉट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो प्रोनाउन यदि सिंगुलर की बात करें तो ही, सी, इट, दिस, दैट, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनी, आइदर, नाइदर, नन, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीथिंग, ये सब के सब प्रोनाउन हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में नज़र आ जाते हैं। और अब प्लूरल की तरफ बात करते हैं, लेकिन प्लूरल की तरफ जाने से यदि मैं एक चीज़ पूछ लूँ और वह मैं पूछने का कोशिश करूँ कि ना करूँ, चलो पूछ लेते हैं।
जनरली किसी से प्रोनाउन के बारे में पूछिएगा कि बउआ प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स बताओ, तो बच्चे क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। बस जनरली को देखते हैं कि मैं भी देखता हूँ अपने क्लास में, यदि किसी स्टूडेंट से यदि मैं ये पूछ लेता हूँ बउआ प्रोनाउन बताओ कितने हैं और कौन कौन हैं, या प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स बताओ, तो बच्चा वही पर अटकता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। इससे आगे बच्चा बढ़ता नहीं है। इससे ये पता चलता है कि उस बच्चे के पास प्रोनाउन की जानकारी नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन तो इतने हैं ही नहीं। प्रोनाउन तो इससे कहीं ज़्यादा है। जैसे देख सकते हैं ही, सी, इट के अलावा दिस, डैट, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनी, आइदर, नाइदर, नन, समवन, समवन, समबडी, एवरीथिंग, समथिंग, ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोनाउन है। और एज यूजुअल किसी से प्रोनाउन यदि पूछिए वो बस इतना ही बोलता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अरे इतना ही बोलना है, इतना तो 6 और 7 क्लास का बच्चा ही बोलता है। यदि प्रोनाउन इतना ही होता है और प्रोनाउन यदि इतना ही बोलते हो तो ये तो 6, 7, 8, 9 के बच्चे ही बोलते हैं, या 4, 3 के भी बच्चे बोल सकते हैं कितना प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन वो भी पढ़ते हैं। यदि वह बच्चा भी उतना ही एग्जाम्पल बोल रहा है जैसे कि आप बोल रहे हैं, तो फिर उस बच्चे के नॉलेज में और आपके नॉलेज में डिफरेंस क्या है, सोच के देखिए। यदि कोई बच्चा उसी एग्जाम्पल को बोल रहा है और उसी तरीके से समझा रहा है जिस तरह से आप एग्जाम्पल को दे रहे हैं और एग्जाम्पल को समझा रहे हैं, तो आपके और बच्चे के नॉलेज में तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, सॉरी कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि डिफरेंस तो होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का नॉलेज और उम्र अभी लिमिटेशन में है, लेकिन आप तो उस लिमिटेशन को पार कर चुके हैं। तो यदि आपके हाइट लिमिट से बाहर जा रहे हैं, यदि आपके एज बाहर जा रहे हैं यानी हाई हो रहे हैं, और यदि आपके बहुत सारे ख्वाहिश बढ़ रहे हैं, इच्छाएं बढ़ रहे हैं, ज़रूरत बढ़ रहे हैं, तो आप नॉलेज क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? हर चीज़ को आप बढ़ाते चले गए लेकिन नॉलेज को बढ़ाते नहीं गए। और मेनली रूप से तो इंसान तो वही है जो नॉलेज को बढ़ाए, जो नॉलेज को दिन ब दिन, डे बाय डे उसको इम्प्रूव करे। दैट विल बी द एक्चुअल पर्सन और एक्चुअल ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ह्यूमन बीइंग ऑलवेज क्रिएट्स और थिंक्स समथिंग। वह कुछ ना कुछ सोचता नया जरूर है। जैसे जैसे दिन बदलता हम कुछ नया सोचते हैं, कुछ नए चीज़ गेन करने की कोशिश करते हैं। तो यदि हमारी उम्र बढ़ रही है तो हमारी नॉलेज क्यों नहीं बढ़ रही है? आप क्यों बोलते हैं कि प्रोनाउन के एग्जाम्पल में ही, सी, इट, आई, वी, यू वो बोलते हैं? यदि आप हायर सेकेंडरी में हैं या हायर एजुकेशन को आप गेन कर रहे हैं तो आपके प्रोनाउन भी उसी प्रकार के होने चाहिए, ना कि बच्चे वाले आई, यू, वी ये सब होने चाहिए। वो तो बच्चे को बोलने दो ना, तुम तो कुछ एक्स्ट्रा बोल लो। तो आप जब भी बोले प्रोनाउन के एग्जाम्पल, आप आई, यू, वी, ही, सी, इट को छोड़कर बोलें, ताकि आपके लेवल का पता चले कि आप किस लेवल से बिलोंग कर रहे हैं या आपका स्टैंडर्ड क्या है। बात को समझे? तो आप जब प्रोनाउन के एग्जाम्पल दें तो आप यहां से ना दें, आप यहां से दें। दिस, दैट, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनी, आइदर, नाइदर, नन, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीथिंग। आपके प्रोनाउन के एग्जाम्पल ये होने चाहिए। जब आप किसी के सामने ये प्रोनाउन के एग्जाम्पल देंगे ना, तो सामने वाला एक ही बार में ये समझ जाएगा, हाँ मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ यह एक नॉलेज से भरा हुआ व्यक्ति है, तभी तो इसने जो एग्जाम्पल दिए हैं यह एग्जाम्पल उसने वह दिया है जो एग्जाम्पल यह वास्तव में समझता होगा। वरना रटे हुए लोग तो आई, वी, यू यहीं तक अटक रहे हैं, इससे ज़्यादा तो प्रोनाउन बढ़ता ही कोई नहीं एग्जाम्पल देने में। तो बात को समझिए, आपकी उम्र के साथ आप अपने नॉलेज को भी गेन करें, नॉलेज को घटाएं नहीं। जो व्यक्ति ध्यान रखेगा समय के साथ यदि आगे बढ़ रहा है और यदि वो अपने नॉलेज को नहीं बढ़ा रहा है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज तो कुछ नहीं हो रहा है लेकिन डिक्रीज बहुत कुछ हो रहा है। सोच के रखिए, यदि आपका दिन ब दिन कुछ न कुछ बढ़ रहा है, आपके एज बढ़ रहे हैं, माइंड सेट बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके नॉलेज ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो यदि समय के साथ आप बढ़ नहीं रहे हैं, यानी कि समय आगे जा रहा है, तो ऑटोमेटिक इसे ये पता चलता है आप घट रहे हैं, आपके नॉलेज डिक्रीज हो रहे हैं। और यदि आपके नॉलेज डिक्रीज हो रहे हैं तो आप जमाने में पीछे रह जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आज की जो दुनिया है ये अपडेटेड फॉर्म में है, या आज की दुनिया जो चलती है अपडेटेड फॉर्म में चलती है। तो आप भी अपने आप को अपडेट रखें, वरना आप कोई मिल गया कि उस ऋतिक रोशन की तरह हो जाएंगे जिसकी उम्र तो बढ़ रही थी लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ रहा था। बात को समझ रहे हैं? आपकी जो बात हुई थी, आप ऋतिक रोशन हो जाइएगा, लेकिन ऋतिक रोशन सुपरस्टार नहीं,
वो आपका मैं पार्ट अलग करके बता रहा हूँ कि वह सिचुएशन जब ऋतिक रोशन की उम्र तो बढ़ गई लेकिन उसकी बुद्धि नहीं बढ़ पाई। और ध्यान रखिएगा, आपके लिए कोई एलियन नहीं आने वाले जो आपके सिर पे हाथ रखेंगे और आपकी बुद्धि इंक्रीज हो जाएगी। आप खुद वो एलियन हैं। आप खुद के नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो आप खुद पे काम करें और खुद को बेहतरीन इंसान बनाएं। चलें हम अपने सिलेबस में वापस आ जाते हैं। अब आते हैं प्रोनाउन प्लूरल की बात करें तो प्लूरल क्या होता है? जनरली बच्चे एग्जांपल देंगे वी, दे, यही चीज़ और कुछ दे सकते हैं। यदि बात करें तो एक चलेगा तो चलिए थोड़ा यू भी लिख देते हैं। ऐसे तो ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में कन्फ्यूजन रहता है। इस कन्फ्यूजन को हम लोग आने वाले टाइम में दूर करेंगे ही, क्योंकि इसको भी मुझे दूर करना है। चलिए और कुछ सोचिए तेजी से। चलिए इसमें क्या हो सकता है? दिस का है प्लूरल फॉर्म होता है दिस, डैट का प्लूरल फॉर्म दोज, और क्या हो सकते हैं? मोस्ट, सम हो सकते हैं, फ्यू हो सकते हैं। फ्यू यदि कहेंगे तो यहाँ इसके सिंगुलर में एक लिटिल लगा दीजिए, ये भी सिंगुलर फॉर्म में आता है। तो वी, यू, दे, दिस, दोज, मोस्ट, सम, फ्यू, ये सब के सब प्लूरल फॉर्म वाले हैं। ओके, और क्या क्या हो सकते हैं? बोथ हो सकते हैं, सेवरल हो सकते हैं, और भी ढेरों सारे हैं। तो ये आपके प्लूरल फॉर्म में है। अब ध्यान रखिएगा, यदि आपको प्रोनाउन के यदि और एग्जांपल्स पूछे जाएं तो आप ये ना बोल के आप बोलिए दिस, दोज, मोस्ट, सम, फ्यू, बोथ, सेवरल। और भी प्लेंटी होते हैं। ओके, बहुत सारे हैं, वो बाद में आगे देखते रहेंगे। तो ये थे हमारे प्रोनाउन जो कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में अक्सर नज़र आ सकते हैं। अब बात कर लें यदि वर्ब फॉर्म की। यदि वर्ब, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होता है, वर्ब भी हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। तो सिंगुलर में ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिएगा तो इज, वाज, हैज़, गोज, कम्स, स्लिप्स, प्लेज, ये सब के सब सिंगुलर वर्ब फॉर्म है। और सिंगुलर वर्ब फॉर्म को पहचानने की खासियत ये रहती है कि इसके लास्ट में आपको एस जरूर नजर आ जाएंगे यदि वर्ब सिंगुलर हो। और प्लूरल की तो आर, मान के चलिए होता क्या है? वर। इसको मैंने पिछले क्लास बता दिया था कि इसे वेयर ना पढ़े, इसे वर्ड पढ़ें। हैव, गो, कम, स्लिप, प्ले। तो जनरली ये सब ध्यान रखेगा कि आपके ये जो एस वाले वर्ब फॉर्म सिंगुलर होते हैं और बिना एस वाले वर्ब फॉर्म वो सब के सब क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो एग्रीमेंट क्या है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर लगाओ, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब क्या लगाओ? प्लूरल। यानी कि ये सब आपको दिखेगा तो आपको वर्ब ये सब लगाने हैं, और यदि प्लूरल वाला प्रोनाउन दिखेगा तो आपको वर्ब क्या लगाने हैं? ये प्लूरल वाले लगाने हैं। बात को समझे? तो एक एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं। उस एग्जाम्पल में फिलहाल इसको एक बार लिख लीजिए, टोटल तो सारे को लिख लीजिए। मैं एक बार फ्रेम से दूर जा रहा हूं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तेजी से कम कर लें। चलिए लिखते हैं, तब तक मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। एग्जाम्पल, everybody dash welcome at the meeting. Everybody dash welcome at the meeting. Option is या R। दूसरा many चलिए ये दो एग्जाम्पल है, जरा इसमें फिल करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने प्रेफर कॉफी, यहाँ एक शब्द देयर छूट गया है। मैनी प्रेफर देयर कॉफी। इसको थोड़ा 1 मिनट, सेंटेंस थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको सुधारना पड़ेगा। मैनी डैश
देयर कॉफ़ी विद शुगर, यहाँ ऑप्शन में आएगा प्रेफर और ऑप्शन में नेक्स्ट आएगा प्रेफर्स। चलिए अब इसको देखेंगे। तो एवरीबॉडी जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है, यह सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में भी यह प्रोनाउन है, आपको पहले बताया गया। और एवरीबॉडी जो ये प्रोनाउन के कैटेगरी में इसे सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर एस वाला वर्ब यानी यही लगाइएगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपका वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर ही लेगा, यानी एग्री तो यहीं से होगा। यानी कि यहाँ आप क्या लगाइएगा, इज, यानी कि एवरीबॉडी इज वेलकम एट द मीटिंग। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। मैनी डैश देयर कॉफ़ी विद शुगर, यानी बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग यानी ज़्यादातर लोग हैं जो कॉफ़ी के साथ यानी कि शुगर यानी क्या कहते हैं चीनी लेना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ जो मैनी है यह इस वाक्य का सब्जेक्ट बना हुआ है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में यह प्रोनाउन है। और प्रोनाउन मैंने ये बताया है कि मैनी जो है यह प्लूरल होता है। तो जब यह प्लूरल है तो वर्ब देखिए यहाँ एक प्रेफर है और एक प्रेफर्स है। और मैंने आपको पहले बताया कि एस वाला वर्ब सिंगुलर रहता है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट जो प्रोनाउन वो प्लूरल फॉर्म में है, तो आपके साथ ये प्रेफर मैच होंगे। ओके, तो यानी यहाँ क्या लगाइएगा, प्रेफर। बात हुई क्लियर। ओके, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट क्या हो गया, समाप्त हो गया। तेजी से भी कॉपी कर लें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलिए इसको मिटा देता हूं। चलिए अब बस लास्ट एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है। वो पॉइंट क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे आई और यू में कंफ्यूज रहते हैं। ओके, कि आई में कभी प्रेजेंट टाइम में एम लग जाता है, तो यू में तो अक्सर बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज ही हैं कि यू को सिंगुलर माने कि प्लूरल माने। तो फिलहाल इस कन्फ्यूज़न को बरकरार रखते हुए मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। लेकिन आने वाले टाइम में या हो सकता है आने वाले क्लासेस में आपको इस कन्फ्यूज़न को भी दूर कर दूंगा कि यू कब सिंगुलर होता है और यू कब प्लूरल के फॉर्म में नज़र आता है। ये कन्फ्यूज़न को ज़रूर मैं दूर करूँगा, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, और मैं ज़रूर इस बात को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल यह याद रखिएगा कि यू, आई और यू, यदि कभी भी यदि प्रेजेंट टेंस की बात हो, यदि हमें लगाना पड़े वर्ब, तो इसमें जनरली या तो एम लगता है या तो आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। और यू के साथ यदि बात करें तो इसके साथ आर और इसके साथ हैव रखा गया है प्रेजेंट टेंस में। लेकिन यदि पास्ट टेंस की यदि मैं बात करूं तो इसके लिए क्या किया गया है, आई के साथ वाज और यहाँ एक और वर्ब आता है हैड रखा गया है। यू की कोशिश करें तो इसके साथ वर और हैड एज यूजुअल है, यह रखे गए हैं। इतना आपको बस ध्यान रखना एक्स्ट्रा के रूप में। बाकी बात मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से एक एक्स्ट्रा क्लास में समझाऊंगा इस पूरे को डिटेल को। आई के साथ जब भी प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो एम और हैव लगाएगा वो सिचुएशन के हिसाब से, और यू की जब बात होगी तो आर या हैव लगाएंगे। और यहाँ जब पास्ट टेंस की बात होगी तो आई के साथ जनरली वाज और हैड, और यू के साथ वर और हैड यूज होगा। इस बात को ध्यान पार के रखें ताकि हमारे आने वाले क्लासेस में किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स ना हो। तो हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे, सब्जेक्ट और वर्ब को समझने के लिए आपको जानकर ये खुशी होगी कि अब वो सारे के सारे चीज़ समाप्त हो गए हैं। और अगली क्लास में हम लोग उस एग्रीमेंट को पढ़ेंगे जिस एग्रीमेंट को ज़्यादातर बुक्स में या ज़्यादातर आप कहीं ना कहीं रूल्स के मेथड से ही पढ़ा होगा। इस बात को ध्यान रखेगा। लेकिन अब हमारी जो अगली क्लास है जो बेहद ही इंटरेस्टिंग आपकी क्लासेज होगी, और ध्यान रखिएगा सिंटैक्स बेहद ही बेहतरीन चैप्टर है, बस इसे रूल्स पे ना समझ के कॉन्सेप्ट पे समझे तब। और मैं आपको उसी पैटर्न पर ले जा रहा हूँ कि अब आप अपने आप समझिए कि आपको रूल्स पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये आप डिसाइड कीजिएगा जब मैं आपकी सिंटैक्स क्लासेज ले रहा हूँगा तब, जो कि आगे रन होगी। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही क्लास में रहने देते हैं। और एज यूजुअल ध्यान रखेगा
हमेशा मोटिवेट रहें, कभी भी टाइम को बर्बाद ना करें, नेगेटिव चीज़ को दिमाग में आने ना दें, जो सोचे हैं उस काम को सोचते हुए आगे बढ़ें। अपने आसपास के जो भी छोटे लोग हैं उनका भी सम्मान करें, बड़े लोगों का भी सम्मान करें और दोनों को ढेर सारा प्यार दें और खुद पे भरोसा रखें और खुद के नॉलेज को दिन ब दिन गेन करते रहें ताकि आपका डेवलपमेंट हो सके। और हर हमेशा कोशिश करें कि आज की तुलना में कल मैं एक नए अपडेटेड वर्जन में रहूँ, ताकि हमेशा आप अपडेट रहें, ताकि आप एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। और बी पेशेंट, अपने आप में सब्र रखें, बेहतरीन चीज़ होगी। ओके, तो मेरी आप लोगों के ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं। हमारी क्लासेस इसी तरह चलती रहेगी और हमारा और आपका संबंध इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो चलते हैं, आज क्लास की यहीं बंद करते हैं। लास्ट में जाते जाते आई लव माई स्टूडेंट्स, बाय।